बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, जंग का 39वां दिन इस वक्त जारी है। आज पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के पास कोई ताकत बची है कि नहीं, क्योंकि आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे के करीब अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है। और यकीनन हम पहले ही जान चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर के लिए कितनी करारदादें पास की हैं, लेकिन कुछ ख़ास हुआ ही नहीं। इसलिए ज़्यादा तवक्कुआत तो नहीं है, लेकिन जो तवक्कुआत बची कुछ ही हैं वो भी आज मालूम पड़ जाएगा कि होनी चाहिए कि नहीं। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तानी किरदार को सराहा जा रहा है दुनिया भर में। कनाडा ने तारीफ़ की है, ईरानी सफ़ीर ने तारीफ़ की है। पाकिस्तान और चीन मिलकर सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। ये भी कहा गया है चीनी सफ़ीर की जानिब से, उन्होंने जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिटेल्स शेयर की हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने 5 निकात शेयर की हैं इस जंग के ख़ात्मे के लिए, जंग बंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए, इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए, जो कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं आज हमारे वज़ीर ख़जाना ने भी नेशनल असम्बली में खिताब करते हुए बताया कि दुनिया में इस वक्त राशनिंग शुरू हो गई है, कोटा सिस्टम शुरू हो गया कि किसको कितना माल दिया जाएगा, कौन कितना पेट्रोल ख़रीद सकता है, कौन कितना डीजल ख़रीद सकता है। और पाकिस्तान की सिचुएशन माशी तौर पे कैसी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ऐसी सूरत हाल में हमें तैयारी करनी होगी आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि मेरी नज़र में आज का दिन इंतहाई अहम इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है कि अब ये आखिरी घंटे हैं, इसमें अगर नहीं हुई कोई डील तो मैं तमाम तर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर दूंगा, ब्रिजेस तबाह कर दूंगा, पावर की जितनी भी वहाँ पे इंस्टॉलेशंस हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा, बिजली नहीं होगी पूरे ईरान में। पहले ही डोनाल्ड ट्रंप कई वॉर क्राइम्स कर चुके हैं, उन्हें दुनिया में वॉर क्रिमिनल कहा जा रहा है। जो शख्स जंग शुरू करते हुए गलती से एक छोटे बच्चियों के स्कूल पे मिसाइल गिरा दे, एक नहीं कई, और वहाँ 170 के करीब बच्चियाँ शहीद हो जाएं, उससे मालूम पड़ जाता है कि वॉर क्राइम्स का मकाम इस वक्त कहाँ है दुनिया में। और दुनिया में इंटरनेशनल लॉ के ऊपर भी कोई अमल दरामद हो नहीं रहा है। बैनुल-अक़वामी कवानीन बनाए गए हैं, कागज़ों में है, आलमी अदालत ने नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया, कोई उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सब के सब तमाशा ही नज़र आए इस पूरे दुनिया के अंदर। जो नस्ल कुशी हमने गज़ा में देखी और अब हम ईरान में देख रहे हैं, जुल्म की इंतहाएँ की जा रही हैं। लेकिन ईरान ने भी जिस तरीके से जवाब दिया है, हिज़्बुल्लाह जिस तरीके से लबनान से इजराइल पर हमला कर रहे हैं, दुनिया भर के मुसलमानों की दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों को सुरखरू करे। क्योंकि हम ये बार बार हर रोज़ देखते हैं कि अमरीकी हुक्काम अपनी प्रेस ब्रीफिंग में मजहबी जंग का जिक्र कर ही देते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर मुसलमान मजहबी जंग का जिक्र करें तो वो फनेटिक इंतहा पसंद बन जाते हैं, लेकिन वो खुल के कर सकते हैं, हम खुल के नहीं कर सकते। ये भी एक अजीब दस्तूर बन चुका है दुनिया का। इसके अलावा आपको डिटेल्स बताएं तो हम ये भी जानते हैं कि फ्यूल सेविंग मेजर्स करने के लिए एक ऐप अनाउंस की गई थी और कहा गया था कि उस ऐप से पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। लेकिन ऐप जैसे कल लॉन्च हुई, उसके ऊपर लोड इतना बड़ा, अब लोग पूछ रहे हैं कि जिसके नाम पर मोटरसाइकिल है, ताकि 2000 रुपये की सब्सिडी पेट्रोल पर हासिल की जा सके। हालात हम जानते हैं इंतहाई कशीदा होते जा रहे हैं और हमें ये सोचना होगा कि माशी तौर पे पाकिस्तान का सर्वाइवल कैसे होगा। हमारे पास इस वक्त भी पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि जितने भी पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके असासे पब्लिक किए जाएंगे। मेरी गुजारिश है IMF से भी कि आप अपनी डिमांड को थोड़ा सा वसी करें, सिर्फ सिविल सर्वेंट्स के असासे नहीं, सिविल सर्वेंट्स के बच्चों के, बीवी के, बेगमात के, घर वालों के भी असासे, उनके फ्रंटमैन्स के असासे, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान में जो काला पैसा बसता है वो फ्रंटमैन्स के नाम पे ही रहता है, कभी डायरेक्ट उनके नाम पे नहीं होता है। वज़ीर आज़म ने भी डिमांड की है कि अब EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हमें शिफ्ट होना चाहिए फ्यूल कंजर्वेशन के लिए। आवाम की वज़ीर आज़म से दरख्वास्त, सस्ती EVs या फिर EVs इंपोर्ट करने की पॉलिसी में तब्दीली लेकर आइए, टैक्सेशन ज़ीरो कर दीजिए ताकि आवाम को 15, 10, 20 लाख में सस्ती गाड़ी मुयसर आ सके। इस वक्त तो पाकिस्तान में EV लेने के लिए 50 लाख से आपको ऊपर ही रकम चाहिए होते हैं किसी अच्छी EV के लिए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से जो मीम्स ईरान लेकर आया है उसके ऊपर भी सोशल मीडिया पर बड़ी बात की जा रही है, बड़ी मकबूल हो रही हैं, पजीराई हासिल कर रही है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया पे बयानिए की जंग में भी इजराइल और अमेरिका को शिकस्त हुई है। ईरान ने तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद सोशल मीडिया पे अपने बयानिए में फ़तह हासिल की है। और साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बड़े परेशान हैं, जो कि शिकस्त खुर्दा
परेशान हो, हैरान कि अब करूं तो क्या करूं, लेट्स सी वेयर द सिचुएशन विल गो। आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पे ड्रग्स को भी आखिर में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं 365 न्यूज़ की उसमें जिसमें मनशियात को डिस्कस किया जा रहा है, नौजवानों में लत को डिस्कस किया जा रहा है और किस तरह इसका हल निकाला जाए, इससे निजात पाई जाए, इस पर भी आज के प्रोग्राम में आखिर में खुसूसी गुफ्तगू, खुसूसी मेहमान हमारे साथ होंगे। लेकिन इस वक्त गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए मैं वेलकम करूंगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के नामवर दिफाई तज्जियाकारों में से एक है। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। बाबर साहब, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, अब 39th डे इस वक्त चल रहा है इस जंग का और बहुत क्रूशल दिन है। पाकिस्तान और चाइना सालसी में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं, दुनिया एतराफ़ कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बेहुदा मुज़हका खेज़ बयानात में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। हर रोज़ एक धमकी, हर रोज़ डेडलाइन आगे बढ़ा देते हैं और वॉर क्राइम्स भी वो कर रहे हैं। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना एज अ वॉर क्राइम, ये जंग तो शुरू ही बच्चियों के स्कूल को टारगेट करने से हुई थी। आपकी नज़र में हुजूर ये जंग किस तरफ अब जा रही है, ये दिन कितना इंपॉर्टेंट है? अक़वाम मुत्तहिदा 8 बजे के सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में अपनी इज्जत बचा पाएगा या नहीं, या आलमी इदारे तमाशा ही बने रहेंगे और इजराइल अमरीका की बदमाशी जारी रहेगी? बाबर अलाउद्दीन साहब, योर ओपिनियन सर। बहुत शुक्रिया तला, बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है वॉर का, दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने इब्तदाई में तमाम चीजें तफसील से बयान की हैं। जहां तक आज के दिन का ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। और इसमें इंपॉर्टेंट दिन बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ज़ाहिर है अमरीकी सदर ने डेडलाइन दे रखी है, जो कि आज रात अमरीकी वक्त के मुताबिक, आई थिंक पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक अर्ली मॉर्निंग वो 8 बजे तक है, जिसके बाद वो कहते हैं कि ईरान के वो तमाम सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग उनके ब्रिजेस और उनके तवानाई के पावर प्लांट सबको अटैक करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का आपने जिक्र किया, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। वहाँ से तो मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर अमेरिका को वीटो पावर है। जो इस सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई ऐसी बात करनी है, उसकी तरफ वोटिंग होनी, अमरीका ने उसको वीटो कर देना है, तो वो तो नल एंड वाइड हो जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा हो जाए या दूसरे आलमी इदारे हों। वो इन्हीं बड़ी बड़ी पावर्स के ज़ाहिर मरून मिन्नत है, हॉस्टेजेस बनाया हुआ है, आज से नहीं जब से अक़वाम मुत्तहिदा बनी है। अभी जहाँ तक जंग का ताल्लुक है, पाकिस्तान की एफर्ट्स जारी हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि डे 1 से जब से जंग शुरू हुई, बल्कि पाकिस्तान तो जंग शुरू होने से पहले भी एंगेज था। फिर हमने कुछ गल्फ कंट्रीज को एंगेज किया, फिर हमने तुर्किया समेत एक तो इस्लामिक ममालिक को एंगेज किया। हम तो डे 1 से एंगेज हैं। हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है जिसने डे 1 इस जंग को अब ईरान के साथ इज़हार यकजहती भी किया, उनको सपोर्ट भी किया, यूएन में भी किया, तमाम फोरम्स पे भी किया, खुल के किया। उनके साथ मुसलसल हम राब्ते में रहे, गल्फ कंट्रीज की लीडरशिप से राब्ते में रहे। अभी हम चाइना के साथ राब्ते में, फॉरेन मिनिस्टर आपको लास्ट वीक चाइना गए भी थे। वहां पर पाकिस्तान और चाइना ने कुछ 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो 5 पॉइंट हैं तो बहुत रीजनेबल, बट उन 5 पॉइंट्स में चूंकि बेसिक नुक्ता यूएन की इन्वॉल्वमेंट का भी है, तो यूएन से तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई ऐसा रोल अदा करने की पोजीशन में हो जहां पर अमेरिका के खिलाफ कोई वो पाबंदी लगाए या अमेरिका को बाउंड करे। मुझे अभी भी उम्मीद है, तला मुख्तलिफ इंडिकेशन है। डोनाल्ड ट्रंप की तो बात हमें क्या डिस्कस करें, इस तरह की पर्सनैलिटी को अनप्रडिक्टेबल है, सुबह कुछ कहते हैं, घंटे बाद कुछ कहते हैं। उनके बयान से ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है, बहुत से लोगों को फायदा हो जाता है। अभी लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि अभी लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि अपने मनमाने लोगों को, जो उनके अपने क्लोज हैं, जो उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। अभी आप देखें, माय नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिगेडियर साहब, बाबर साहब, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेतन्याहू, जिसने खबरें ये लगी हुई हैं सब मीडिया आउटलेट्स पे कि डोनाल्ड ट्रंप को आखिरी फोन करके यही कहा है कि सीज फायर मत करना किसी भी सूरत में, नेतन्याहू चाहता है कि वो ईरान को गजा की तरह खत्म कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, तहस नहस कर दे। इज इट पॉसिबल ब्रिगेडियर साहब? इफ इट इज पॉसिबल तो उसके फिर सर्कमस्टांसेस क्या होंगे और उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, इस पे बात कीजिएगा हुजूर। तले बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये गजा नहीं है, ये ईरानियन है, 10 करोड़ का मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। और आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने 49 डेज की इस वॉर में अभी तक दे विदस्टूड एवरी अमेरिकन अग्रेशन, इजरायली अग्रेशन। आप देखें कि वो आज भी रेलेवेंट है। वहां पर टोटल ब्लैकआउट है, सोशल मीडिया, आपने खुद ठीक फरमाया, वो रेलेवेंट है। उनकी कमांड डिसेंट्रलाइज्ड है, उनकी टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हो चुकी है। उनको उनके मिसाइल स्टॉक पाइल को जिस तरीके से वो यूज कर रहे हैं, बड़ी इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं।
स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को जिस तरीके से उन्होंने यूज किया, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को इस तरीके से यूज ना करते अपने हक में, तो आज दुनिया ईरान को भूली होती, जैसे गजा में दुनिया ने गजा के फलस्तीनियों को भूले हुए थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी पिंच हो रही है स्टेट ऑफ हुर्मुज की वजह से, तो ईरान लाइमलाइट में है, तो खत्म तो नहीं कर सकते। ईरानियंस उस स्टेज के ऊपर है जहां पर उन्होंने दुनिया को साबित किया है कि आप आइडियोलॉजी को शिकस्त नहीं दे सकते। अभी कल उनके सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई साहब का बयान, जिनके मतलब अमेरिका और इसराइल कहता चला है कि शायद वो भी अभी नहीं है, अगर हैं तो बहुत जख्मी है, वो भी लोगों से राब्ते में नहीं है, तो ईरानियंस को खत्म तो नहीं कर सकते इस तरह की चीजों से, एब्सोल्युटली। और ये कभी भी डेयर नहीं करेंगे बूट्स ऑन ग्राउंड। वो ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी थी गजा। नहीं थे फलस्तीनियों के खिलाफ आपने 2 साल बॉम्बिंग की। यस, नेतन्याहू कभी भी नहीं चाहेगा कि जंग बंदी हो। नेतन्याहू ही इस वॉर का सबसे बड़ा फैक्टर है। उसी ने अपने जो उसके माइंड के अमेरिकन गवर्नमेंट में 2-3 लोग हैं ज़ायनिज़्म के प्रचार करने वाले, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उनको साथ लगा के इस तरफ लगाया। बट क्या अभी नेतन्याहू की इस ख्वाहिश जंगबंदी नहीं होनी चाहिए, इसको मानते हुए डोनाल्ड ट्रंप कहां तक जाएंगे, ये भी देखने की बात है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करता है रशिया के खिलाफ, प्रॉक्सी बन के नहीं, वो खुल के सामने आता है कि मैं यूक्रेन की मदद करूंगा। इस वक्त तक चाइना और रशिया और कहा जाता है नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी मदद की जा रही है ईरान की, पर खुल के नहीं की जा रही है। लेट से जो इस वक्त आने वाले 12-24 घंटे हैं जो बहुत क्रूशल समझे जा रहे हैं, और अगर अमेरिका जो कह रहा है वो कर देता है, तो क्या आपको लगता है कि चाइना रशिया प्रॉक्सी में ही खेलेंगे इस जंग के अंदर, या फिर खुल के सामने आएंगे हुजूर? चाइना को तो ताला मेरा नहीं ख्याल, उनकी अपनी एक पॉलिसी है। और डेन जियाओपिंग के टाइम से आपको 45 ईयर्स पहले उन्होंने अनाउंस किया था, वो तो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते, वो तो उनकी ऑल टुगेदर पॉलिसी डिफरेंट है। वो मदद जरूर करते हैं, पर वो ताइवान पे चढ़ाई तो करना चाहेंगे ना हुजूर, वो तो पॉलिसी का पुराना हिस्सा है। ताइवान पे चढ़ाई करना चाहेंगे, लेकिन अब देखिए ताइवान उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। बट अभी तक उन्होंने रिस्ट्रेन शो किया है अमेरिका की वजह से ना सर, ताइवान पे नहीं की। अमेरिका की वजह से, खैर अमेरिका के लिए ताइवान चाइनीज सी में जाके किस हद तक अमेरिका वहां पर इफेक्टिव हो सकता है, वो देखने की बात है। अमेरिकन भी चाइनीज के साथ कभी चांसेस नहीं लेंगे। चाइना मदद जरूर करेगा, कर भी रहा है, वो मदद बढ़ भी सकती है, लेकिन डायरेक्ट चाइना की इंटरवेंशन तो मैं नहीं देख रहा। अभी रशिया का इशू यह है कि रशिया ने यूक्रेन के साथ जंग में पिछले 3-4 सालों से अपने आप को एंगेज करके अपनी पोजीशन को खुद ही अंडरमाइन किया है कि दुनिया के एक सुपर पावर अपने बिल्कुल बगल में बैठे हुए एक छोटे मुल्क के साथ इस तरीके से वॉर में एंगेज है कि वॉर को किसी नतीजा के मोड़ तक ले जा ही नहीं सके, जिससे उनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। जब तक चाइना और रशिया दोनों में से एक या दोनों किसी तरीके से इस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि हम खुद अपनी फौजें वहां पर भिजवा दें, और बहुत सारे तरीके, तो उस वक्त तक अमेरिका को कोई इस तरह की डिटेल्स जाहिर नजर नहीं आती। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से मदद कर रहे हैं, प्योंगयांग की खबरें भी हैं कि वहां से भी कुछ मिसाइल ईरान ने लिए हैं, जो कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनकी रेंज 10 to 12,000 किलोमीटर है। दैट मीन्स अमेरिका इज वेरी मच इन रेंज। तो इस तरह की चीजें तो आ रही हैं, ये तो कोई दो राय इसमें हो नहीं सकती। और वो खर्ग आइलैंड पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, तो जंग का फिर क्रिटिकल फेज शुरू होगा। क्या अमेरिकन अफोर्ड कर सकते हैं अपनी ग्राउंड फोर्सेज उतारना? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ईरान के अंदर अगर ग्राउंड फोर्सेज उतरी तो फिर ऑल टुगेदर डिफरेंट वॉर होगी। उनकी ग्राउंड फोर्सेज स्पेशली रेवोल्यूशनरी गार्ड अभी तक इंटैक्ट है, ये हम सब जानते हैं। देखें, एक फौज एक अपने एक पायलट को छुड़ाने की रजा उन्होंने देखे 150 जहाज उन्होंने वहां पर भेजा है। क्या 150 जहाज एक पायलट को छुड़ाने के लिए था? खबरें आ रही हैं, कल 2-4-5 दिनों तक ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि 150 एयरक्राफ्ट वहां पर गए क्यों थे। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, बट लेट्स सो बिफोर कंक्लूडिंग कि मे बी इन 24 आवर्स में कुछ बेटर सेंस प्रिवेल कर जाए डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। सर जज़ाकल्लाह खैर। वज़ीर ख़जाना कौमी असम्बली में आज खिताब करते हुए कौम को बताते हैं कि इस वक्त हुकूमत सिनारियो की जो मॉनिटर कर रही है उसमें 3 चीज़ें इंतहाई अहम हैं। एक है इंटेंसिटी, कि किस रफ्तार से जंग आगे बढ़ती है, कितना नुकसान होता है, कितने खतरनाक हो जाती है ये जंग। दूसरा ड्यूरेशन, ये जंग कितनी लंबी चलती है, कितनी तवील होती है। अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो इसके असरात भी बड़े खतरनाक होंगे। और ऑफ कोर्स तीसरा ग्लोबल रिस्पॉन्स,
जो ग्लोबल रिस्पॉन्स होगा उसको ही देखते हुए हमारी हुकूमत प्लानिंग करेगी कि दुनिया किस राह पे जा रही है, फिर हम भी उसी राह पे जाने की कोशिश करेंगे। ग्लोबली हमें साथ चलना होगा क्योंकि माशी तौर पर उनकी मदद के बिना हम चल नहीं सकते। पेट्रोल की कीमतों ने सबको परेशान कर ही रखा है, महंगाई का एक नया तूफान आने को है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। वेलकम करना चाहूँगा कराची स्टूडियो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, कराची होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ भाई आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अकमल साहब, माहिर मुआशियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमेशा अपना वक्त हमारे लिए निकालते हैं, ऑब्लाइज्ड। थैंक यू चौधरी साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, ये बताइए जो बुनियादी हमारी अशिया ज़रूरियाँ हैं, जैसे कि हम कुकिंग ऑयल जानते हैं कि बड़ी तादाद में वो इम्पोर्ट ही होता है, हमारे यहाँ तो बनता नहीं है। दालें इम्पोर्ट ही होती हैं, हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन दालें हमारे लिए बहुत मुश्किल है उगाना। तो ये जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया है, इनकी कीमतें ऑलरेडी क्या फोरकास्ट कर रही हैं, कहाँ थे कहाँ पहुँच चुकी हैं और कहाँ तक जाने वाली हैं? अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, आपकी राय हुजूर। देखिए, आपने एक मौक़िफ़ किया कि एडिबल ऑयल जो हमारा 36 लाख मेट्रिक टन हमारा सालाना खपत है, ये भी यकीन माने कि अभी जो रेट थे $1050 थे, वो बढ़ के $1275 हो चुका है। पेट्रोलियम आइटम का जंगी हालात में वहाँ भी इम्पेक्ट आया है। और देखें, दालों में कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है और ना होगी, क्योंकि हमारे पास 80% दालें ओवर इम्पोर्ट 80% होती हैं, लेकिन ओवर इम्पोर्ट भी है। लेकिन इस तरह का कोई माहौल नहीं आएगा और ये किरायों की मद में ज़रूर इसका 10-20 रुपये किलो का फ़र्क आएगा, लेकिन इसको पैनिक सिचुएशन नहीं कहेंगे हम। और यही कहूँगा कि आटे में मैं ये समझता हूँ कि एक्सपोर्ट की इजाज़त ना दी जाए और चीनी में भी कोई एक्सपोर्ट की इजाज़त ना दी जाए। जो पहले कार्टेल बन चुके हैं और जिस तरह के लम्हात आपने 2 हुकूमतों में देखे हैं कि पहले हम एक्सपोर्ट कर लें फिर इंपोर्ट कर लें, वो ना करें। मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो चुका है, फूड सिक्योरिटी का हर आदमी ख्याल करे और हुकूमत वक्त माशी पॉलिसी लाए। इंपोर्ट किस तरह करना है, एक्सपोर्ट क्या करना है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? फूड सिक्योरिटी का हर आदमी ख्याल करे, जरा समझाएं कि हर आदमी खाना जाया ना करे, उतना ही निकाले प्लेट में जितना खाना होता है, वो जो माएँ अपने बच्चों को बचपन में बताती हैं। देखें, आप मुझे बताएं कि एक थाल में हम खाया करते थे, याद होगा आपको सबको, लेकिन आज हम अलग अलग प्लेटों में खा रहे हैं और ज़ाया भी कर रहे हैं। आप दावतों में जाएं तो 14 डिशें हम उठा लेते हैं, खाते क्या हैं? तो हमें ये भी ख्याल करना चाहिए। फूड सिक्योरिटी से मतलब है हमारा कि फूड मिनिस्टर भी तवज्जो दें, माशी पॉलिसी बनाएं और IPPs के जो मुआहदे हैं, जो हमारे ऊपर कदगन ये लगाई हुई है कि IPPs के मुआहदे एलीट क्लासों ने किए हैं, हमने तो नहीं किए थे। वो कैपेसिटी चार्जेस बिलों की मद में आता है, वो बिलों की मद में हम क्यों भरें? IPPs के मुआहदे ये फोर्स मेजर है, अभी जो जंगी हालात हैं उसमें ये मुआहदे कैंसिल कर दिए जाएं। गरीब आदमी की गर्दन पर आप वो कर रहे हैं, छुरी लगा रहे हैं कि वो कैसे पूरा करेगा? आप तो बता दें। चौधरी साहब से पूछने दें मुझे। चौधरी अकमल साहब भी है मेरे साथ। चौधरी साहब, आपकी राय में गरीब आदमी कैसे पूरा करेगा? इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी? महंगाई, फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी, पावर कॉस्ट, सोलराइजेशन की तरफ हम नहीं जा सकते क्योंकि IPPs के साथ हमारे मुआहदे हैं। प्रीटी सैड सिचुएशन वी आर इन। योर ओपिनियन सर? देखें, गुर्बत की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी पाकिस्तान में गुर्बत जो है ना वो अपने उरूज के ऊपर है, ठीक है ना। तकरीबन आधी से ज्यादा आबादी जो है वो हमारी, मेरे ख्याल में इस रिसेंट पेट्रोलियम की प्राइसेस में जो इंक्रीज आया उसके बाद आधी से ज्यादा आबादी यानी 12 करोड़ के लोग जो है ना वो खतरे गुर्बत से नीचे जा चुके होंगे, जो कि हुकूमत के अपने आदाद शुमार के मुताबिक 7-8 करोड़ लोग जो है ना इससे पहले भी जो है वो खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे, यानी वो तकरीबन 8,500 रुपए माहाना से कम कमा रहे थे। यहाँ पे ये बड़ी जरूरी है बात आपको बताना कि हुकूमत की नजरों में जो बंदा 8,500 रुपए से ऊपर कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। तो इस फार्मूले के मुताबिक अब 12 करोड़ लोग जो है ना वो नीचे चलेंगे। और अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स देखें तो उसके मुताबिक तो जो गुर्बत की शरह वो तकरीबन 45% के लगभग जो है ना वो हो चुकी है। तो अल्लाह ही रहम करे। और बाकी ऑन ग्राउंड भी अगर आप देखें तो जो इस वक्त कीमतों में इजाफा हो गया है, रोटी की कीमत जो है ना वो आज पता चला है कि 20 रुपए हो गई है, दूध की कीमतों में भी इजाफा है और हुकूमत के अपने जो आदाद शुमार हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन जो है वो 7.5% जो है वो महंगाई इस महीने में हो चुकी है। मार्च की अगर मैं बात करूं, और इसमें अभी तक पूरा इम्पैक्ट नहीं आया,
तो आगे जाके ये इन्फ्लेशन जो है ना मुझे डबल डिजिट में जाता हुआ दिखाई देता है। और उसमें ये हुकूमत जो इकदाम कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए का मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ दे दिया या गाड़ी वालों को पता नहीं कौन सी सदी में रिलीफ मिलेगा, तो ये सिर्फ लेपा होती है। रियलिटी में अगर देखें तो गरीब आदमी का बिल्कुल जो है ना वो इस वक्त तो गुजारा नामुमकिन हुआ है। और सर हैरत तब होती है चौधरी साहब जब वजीर आजम कहते हैं कि ईवी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आना शुरू कर दें। यहाँ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू ही 50 लाख से ऊपर होती है, गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता। और साथ साथ वजीर बात कर रहे हैं। डू यू थिंक कि पाकिस्तान जैसे आबादी के लिए जहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स हो, आपको मालूम है रन ऑन द पंप्स कैसे हो जाता है, बैंक्स पे भी रन ऑन हो जाता है, तो हमारी आबादी पैनिक बहुत इजीली कर जाएगी। राशनिंग पॉसिबल होगी हमारे यहाँ चौधरी साहब? जहाँ इतनी लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पे एक लाइन और सही है, राशनिंग की भी लाइन हो जाएगी। आटा भी जो है वो लाइनों में लग के मिला करेगा। पेट्रोल की अगर 2000 रुपए की सब्सिडी लेनी है तो वो भी जो है ना वो लाइनों में लग के मिला करेगी। ये चीजें जो है ना मैं आपसे अगेन कह रहा हूँ ना, इलेक्ट्रिक हुकूमत ने सिर्फ जो है ना वो जुबानी जमा खर्च कर दिया कि जी ठीक है जी इलेक्ट्रिक उसके ऊपर आ जाए। तो आप देन आप वाकई लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर आपकी है कि ये ईवी की अगर आप बात कर रहे हो तो ईवी दें ना, लोगों को असिस्टेंस दें, उसमें सब्सिडी दें कि यार ये 50,000 की मोटरसाइकिल है, लाख रुपए की मोटरसाइकिल है, हुकूमत जो है ना वो इतने % बर्दाश्त करेगी, आप जो है वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ले लें। तो एक चीज अच्छी है। दूसरी बात ये भी देखा जाए ना कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कौन सा फ्री में चलती है, वो भी बिजली से चलती है। बिजली अगेन जो है ना वो पेट्रोल से और फ्यूल से हमारे यहाँ पे ज्यादा जो है ना वो जनरेट हो रही होती है फर्नेस ऑयल से। तो इनके ऊपर जो है ना लॉन्ग टर्म जो इकदाम हैं उनकी जरूरत है। ये राइट सर, मेरे ख्याल से आप सही फरमा रहे हैं हुजूर। रऊफ भाई, मुझे भी ये लग रहा है कि हुकूमत चाहती है कि आप घर पे सोलर लगवाएं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रखें, पेट्रोल पंप की कभी शक्ल ना देखें और ना हुकूमत से पेट्रोल पे सब्सिडी मांगे, रिफाइनरी IPP से अपनी जान छुड़ाएं, कैपेसिटी चार्जेस बिजली के बिलों से। आप बताइए, आपकी इंडस्ट्री में अगर राशनिंग कर दी जाए कि एक बंदा आएगा तो उसको 10 किलो आटे से ज्यादा ऊपर नहीं मिलेगा, 5 किलो चावल से ऊपर नहीं मिलेगा, 2 किलो चीनी से ऊपर नहीं मिलेगा, इज इट पॉसिबल रऊफ भाई? पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह बताएं कि ये साहब ने हमारे फरमाया, माहिर मईशत हैं, उन्होंने सही नोट किया है ये कि देखें, मैं भी यही कहना चाह रहा था आपसे कि देखें ये जो आप सब्सिडी कर रहे हैं ना 60 रुपये रोज़ की, 60 रुपये है ना, अब 380 रुपये लीटर है पेट्रोल। पहले बढ़ाया फिर घटाया। रऊफ भाई, मेरा कैमरामैन आ गया था पूछने के लिए कि तला भाई आपके नाम पे मोटरसाइकिल है तो बताएं मैं 2000 की सब्सिडी ले लूं। मेरे आप बताएं, मुझे पहले बताएं, हेवी व्हीकल जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होती है, जो ट्रांसपोर्ट हजरात हैं, मुझे आप बता दीजिएगा पहले कि 70,000 रुपये, लाख रुपए उनको दिए जा रहे हैं। बिल्टियाँ तो सब बना देंगे, बिल्टियाँ बनाना कोई मसला नहीं है ट्रांसपोर्टर के लिए। तो ये आप किस बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं? क्या इससे कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम आएगा? नहीं आएगा। गरीब के लिए कुछ सोचे ना। अगर एक आदमी बोलता है मुझे अब कोरंगी जाना है, आपके आना है, फिर घर जाना है, मुझे बताएं 380 रुपये का पेट्रोल डालना भी मुश्किल होगा। अब पहुंच भी जाए तो बहुत बड़ी बात है, घर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सियासी रहनुमा जितने भी हैं हमारे, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। कभी अवामी मसाइल पे बात होती है, कभी आप सेनेट में क्या इदारे काम करते हैं आप बता दें, सूबा असम्बलियाँ क्या काम कर लेती हैं? एक दूसरे की टांगे खींचना, अवाम के लिए कहाँ रिलीफ है? मुझे बता दें, बड़ी गाड़ियों पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, 1000 सीसी अलाउ कर दे। और प्रोटोकॉल जितने तमाम हैं, वजीर आजम मैंने मान लिया, सदर भी मान लिया, मुशीर वजीर मिनिस्टर वो हैवी प्रोटोकॉल में जा रहे हैं। भाई किस चीज़ का डर है? अवामी नुमाइंदे हैं, आप धड़ल्ले से निकले ना भाई। रऊफ भाई, आप बोलें गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दें, सब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पे आ जाएं और हुकूमत आधी कीमत में आपको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देगी सब्सिडी के ऊपर, तो मेरे ख्याल से मसले का हल निकलेगा। क्योंकि जिनको 4 पहियों पे बैठने की आदत होती है वो 2 पहियों पे नहीं बैठते। रऊफ भाई, वक्त खत्म हो गया। मेरी बात सुने, पूरी दुनिया, अगर आप पूरी दुनिया को ले लेंगे, एशियन कंट्री, यूरोप कंट्री के देख लें, हमने एक तमाशा बनाया हुआ है एनर्जी का। हम खुद सत्यानाश कर रहे हैं। हमें सुबह 9 बजे उठना चाहिए और 8 बजे मैक्सिमम दुकानें बंद हो जानी चाहिए, रेस्टोरेंट 10 बजे बंद होने चाहिए, शॉपिंग सेंटर तमाम बंद हो जाएं 8 बजे, और शादी हॉल, आप सादा सी शादी क्यों नहीं कर लेते? सर, हमारा कौमी खेल है चोरी और काम चोरी, हमें 12 बजे उठने की आदत है, आप कह रहे हैं 9 बजे उठ जाए। रऊफ भाई, आपकी बातें प्रैक्टिकल नहीं है। आप मेरी बात सुन लें, पहले तला भाई
एक मिनट जरूर दूंगा। देखें तला भाई, देखें जो मुख्तलिफ ताजिर रहनुमा वज़ीर आला हाउस में मैं भी गया हूँ, जब मैंने वज़ीर आला से ये भी सवाल किया कि LPG 304 रुपये में ऑफिशियल रेट है, ये 500 रुपये किलो क्यों बिक रही है, मैंने वज़ीर आला से कहा, ये भी कहा कि रिटेल और होलसेल का फ़र्क, यानी पाव लेने वाला उसके ऊपर 30% रिटेल में महंगा है, तो उसके लिए ज़िले इंतज़ामिया एक्शन में आए। यानी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए तो गरीब आदमी की तो कैपेसिटी पावर ही नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है। बहुत शुक्रिया हाजी अब्दुल रऊफ, 1 किलो नहीं, आधा किलो पे मजबूर है, पाव लेने पे मजबूर है। मीडिया पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं और हम जानते हैं उन जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए 365 ने ये कैंपेन शुरू की है कि वो मुनशियात के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, नौजवानों को राह दिखाने की कोशिश करेंगे और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे इस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में, जिसके बारे में हम बहुत कम बोलते हैं, हमें बोलना बहुत ज़्यादा चाहिए। मैं वेलकम करूंगा अपने प्रोग्राम में यूनुस अमीन साहब को, डायरेक्टर पाकिस्तान रिहैब ANCC फाउंडेशन, एंटी नारकोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन है, बहुत ज़रूरी अच्छा काम ये कर रही है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यूनुस साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है हुजूर, हमारी आबादी हम जानते हैं 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है। हम जानते हैं कि इस वक्त बेरोज़गारी तारीख की बुलंद तरीन 21 साल की बुलंद तरीन सतह पे है। हम जानते हैं कि महंगाई की वजह से गुर्बत, आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। नौजवान बाहर जाने के लिए डंकी में बैठने को तैयार हैं जब उनको कोई काम नहीं मिलता। कोई समद बॉन्ड का नशा करता है, कोई आइस का नशा करता है, कोई मावा, मैनपुरी, गुटखा, सिगरेट, शराब, ये सारे नशे हमारी सोसाइटी में बीइंग अ मुस्लिम कंट्री बहुत आम हो चुके हैं सैडली, बिकॉज मेरी नज़र में वी डोंट टॉक अबाउट इट, नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट इट, और हम आवाज़ उठाएंगे आपके साथ मिलकर। आप बताइए सिचुएशन कितनी ख़राब हो चुकी है। मैं लियारी जब भी जाता हूँ, कराची का बड़ा मशहूर इलाका है जो फुटबॉल के लिए, हॉकी के लिए, डोंकी कार्ट रेसिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए, हर किस्म के खेल के लिए दुनिया का नंबर 1 इलाका और एरिया समझा जाता है। वहाँ पर मैं देखता हूँ यूनुस भाई 5-5 साल के बच्चों के मुंह में छालिया होती है, मावा होता है, मेरा तो दिल रो पड़ता है। आप इस मसले के ऊपर रोशनी डालिए प्लीज। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने इस काबिल हमें समझा कि हम आपसे बात कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि हालात ख़राब हो चुके हैं, और आपने 5 साल के बच्चे का कहा कि इसके मुंह में छालिया है। हमारे पुलिस के साथ मिलकर जो ऑपरेशन होते हैं मंशियात के आदी लोगों को रिहैब में भेजने के लिए, इसमें 9 साल और 10 साल के बच्चों के हाथ में आइस आ चुकी है। वो आइस पी रहे हैं, क्रिस्टल पी रहे हैं, तंजानिया पी रहे हैं, 10 साल के बच्चे। और आप सिर्फ एक लियारी की बात कर रहे हैं, पूरे कराची के बहुत सारे इलाकों में ये सूरत खराब हो चुकी है। लेकिन देखिए, मैं आपको बहुत सारी बातों के अलावा एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक होता है बिफोर क्राइम, एक होता है आफ्टर क्राइम। बहुत सारी चीजें लोग पुलिस पर डालते हैं और इदारों पर डालते हैं, ये सारे आफ्टर क्राइम में है। लेकिन बिफोर क्राइम यानी पहले ये क्राइम शुरू कहाँ से हो रहे हैं? ये घर से शुरू हो रहे हैं। नशे की लत, जो बच्चा चाहे वो 40 साल का है, चाहे वो 8 साल का है, चाहे वो 50 साल का है, या वो 18 साल का है, वो नशे की लत में चाहे किसी भी परेशानी की वजह से लग रहा है, लेकिन शुरू वो अपने घर से कर रहा है। सबब यह है कि घर के अंदर या तो वो जो है वो किसी परेशानी में आ गया, इम्तिहान में फेल हो गया, या घर वालों का रवैया ठीक नहीं है, या मोहब्बत में नाकामी है, या कोई भी उसको पढ़ाई है जिसकी वजह से वो नाकाम हुआ और उसने नशा शुरू किया। तो घर वालों ने जब उसको तवज्जो नहीं दी, और जब घर वालों ने देखा कि रात को 10 बजे आने वाला बच्चा 12 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, मुंह में से बदबू आ रही है, कपड़ों में से बदबू आ रही है, और नशे की वजह से हाथ भी इसके मैले हो रहे हैं, पैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सो बहुत ज्यादा रहा है और इतना ज्यादा गहरी नींद में है कि वाकई पता चल रहा है कि नशा कर रहा है, इसकी हालत भी कमजोर होती जा रही है। उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि एक्शन पता है कब लिया? जब वो नशे की वजह से रात को जो मोबाइल चार्ज पे घर वालों का रखा हुआ था वो चोरी हो गया, सुबह गायब हो गया, घर का कीमती सामान चोरी हो गया। जब इनको इस बात का एहसास हुआ कि इनके बच्चे ने नशा शुरू कर दिया है, उसको रिहैब में नहीं भेजा। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका हमारा रास्ता खत्म, अब आप बाहर जाओ। अभी अपने घर वालों के लिए मर चुका है, लेकिन वो अब कराची वालों के लिए, बाहर वालों के लिए वो जिंदा हो गया है। अब उसने चोरियां करनी है, क्राइम जराइम करके नशा कर रहा है, बहुत तेजी के साथ नशा फैल रहा है। अगर आपने और हमने मिलकर इसको नहीं रोका, आवाम को अवेयरनेस नहीं दी, तो यकीन करें एक दिन ये प्रोग्राम में बैठने से पहले आप और हम दोनों भी पी रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। यूनुस भाई,
मैंने बड़ी रिसर्च की है इसके ऊपर, इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया की बड़ी बड़ी रिसर्च थिंक टैंक्स ने, यूनिवर्सिटीज़ ने बात कही है कि नशा ज़्यादा वहाँ होता है जहाँ पे परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं। हमारे यहाँ परेशानियाँ बहुत हैं, लेकिन हमें अपने नौजवानों को ये बताना होगा कि परेशानी का हल नशा नहीं है। मेरी रिसर्च ये बताती है कि पाकिस्तान में जो आइस क्रिस्टल एम्फेटामिन मिल रही है उसमें एफिड्रिन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये लीथल हो जाती है। एक बार ट्राई करने से ही बंदा शिकंजे में फंस जाता है, माजूर हो जाता है, ज़हनी तौर पे खत्म हो जाता है। आप इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिएगा हुजूर। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, ये बात तो पक्की है कि जो लोग नशा कर रहे हैं, जो पहली दफा का नशा है उसको सारी जिंदगी वो नशे की लज्जत दोबारा नहीं मिल सकती, क्योंकि पहली दफा आइस का नशा करने वाला 5-5, 6-6 दिन नहीं सोता, वो अपने सुरूर के अंदर होता है और उसके बाद वो उसी लज्जत को दोबारा हासिल। यूनुस भाई, याद है एक लड़के ने अपनी माँ को गोली मार दी थी आइस के नशे में हुजूर? जी बिल्कुल। अभी आप देखें ना, मैं आपको क्या बताऊं कि ऑपरेशन के दौरान हमारी उंगलियां टेढ़ी हो चुकी हैं। सामने वाले लोग पुलिस को और हमें ब्लैकमेल करने के लिए गर्दन पर जो है वो बुलेट्स चलाते हैं। अभी हमने अजीज भट्टी थाने का ऑपरेशन किया, रोड पर जैसे उसके एक भाई को पकड़ा तो उसने क्या किया, उसको छुड़ाया नहीं, खुद भागा नहीं, उसने अपनी जेब में से बुलेट निकाला और अपनी गर्दन पर 9 बुलेट उसने मारे। यानी वो कहता है कि मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, रिहैब में नहीं जाऊंगा। मुझे रात दिन थ्रेड है, धमकियां आ रही हैं और बहुत सारी कोशिशें और भी जारी हैं, लेकिन अल्लाह के लिए अपनी नस्ल को, अपनी कौम को बचाने के लिए, ड्रग्स फ्री पाकिस्तान करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो आवाम में अवेयरनेस फैला रहे हैं। आपके जरिए से भी इंशाल्लाह जो है आवाम में एक अच्छा जो है वो मैसेज आएगा। अभी हमने अजीज भट्टी थाने का ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के साथ किया, 42 लोगों को हमने भेजा, पूरी सरकारी केबिलें खोद दी हैं, पूरे सरकारी पाइप काट दिए उन्होंने। अब मुझे बताइए कि एक जगह खुदाई करके वो पाइप का टुकड़ा निकाल ले, दोबारा उस पाइप को लगाने के लिए उनको कितनी बड़ी खुदाई करनी पड़ेगी। सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ वो तारे चोरी करके ले जाते हैं नशे, फिर मालूम पड़ता है बिजली वाले आते हैं, कहते हैं जी तारे ही काट के ले गए, कॉपर की तारे थी। मुझे ये बताइए, मेरे 2 जरूरी सवाल है। ले जाते हैं तो एक अलग बात है, यहाँ तो गैस के मीटर, बिजली के मीटर, सब कुछ। 2 जरूरी सवाल यूनुस भाई, 2 जरूरी सवाल बाकी हैं। पहला, सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो नशों का सप्लाई चेन का सिस्टम है जो आपको धमकियां दे रहा है कि यूनुस खामोश हो जाओ नहीं तो मसला तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी, वो सिस्टम कितना ताकतवर है, उसके अंदर कौन कौन मुलविस है? आप रोशनी डालिए सिस्टम के ऊपर, सप्लाई चेन का। सर देखिए सर, मैं एक बात बताऊं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो सबसे ज्यादा नशा इस्तेमाल होता है हर ममालिक के अंदर, लेकिन पाकिस्तान का सबसे ज्यादा दिखाया जाता है और दिखाने वाले भी जो है वो मुल्क के दुश्मन होते हैं। देखिए, मैं ये बात कहूंगा कि किसी भी हमारे मुल्क की इदारों पर मैं तनकीद हरगिज नहीं करूंगा। बहुत सारे दाखिली और खारजी रास्तों के जरिए से मुल्क के दुश्मन ये अंदर पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं जब से ऑपरेशन शुरू किया है, जब से मैंने वर्क किया है, मैं किसी का भी दिफा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मंशियात फरोश अपने कैफर अंजाम तक पहुंच रहे हैं। बहरहाल बात इतनी है कि जो मेहनत हो रही है इसकी वजह से नई नस्ल बचने की कोशिश में जो हम लगे हैं उसमें हमें ये चीज नजर आ रही है कि रोडों पर हमें इनकी तादाद कम नजर होती हुई नजर आ रही है। वरना ये चादर के नीचे बैठते थे, इनकी तादाद बढ़ी भी होती थी। अब रात को मैं किसी काम से गया, मैंने 3 हट्टी आगे से जो जमशेद क्वार्टर का एरिया है वहां से लेकर सदर तक मैंने 8 हीरोइनची देखे जो हमें ग्रीन बेल्ट पर नजर आए। तो ये है कि मंशात फरोशों पर भी घेरा तंग हो रहा है। मेरा आखिरी सवाल यही है, आखिरी सवाल भी यही सुन लीजिए यूनुस भाई, फिर इसी से जवाब दे दीजिएगा। पाकिस्तान में रिहैब्स बड़े महंगे होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए रिहैब जाना, रिहैब का तस्वर बड़ा खौफनाक होता है, इसके ऊपर बात कर दीजिएगा, क्या सहूलत दे रहे हैं सर? सर हमारे पास सहूलत सिर्फ फैसल हैदी साहब की है और मैं लोगों से भी कहूंगा कि बिल्कुल उनके साथ कॉपरेट करें, क्योंकि हमारा कोई अपना रिहैब नहीं है, बल्कि हम लोग जो है वो जो है हैदी सेंटर का जो रिहैब है जो फ्री के अंदर है, कोई पैसा नहीं है किसी भी चीज का, खाना पीना और हर चीज वहां पर फ्री है और वहां तब तक इलाज होता है जब तक 3 लोग इनको लेने के लिए नहीं आते। मंशियात फरोश, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और उनके सहूलतकार अगर इनको छुड़ाने नहीं आते तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वहां से ठीक होकर निकलते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मजीद ताकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस अमीन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। और खैर, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी नौजवान नस्ल को दीमक की तरह नशा तबाह कर रहा है। हमने आज आंखें ना खोली, अपने घरों में अपनी औलाद के साथ वक्त ना गुजारा, उनकी नकलो हमल पर, उनकी हरकत और सकनात के ऊपर नज़र ना रखी, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा जो नाकाबिल तलाफ़ी होगा। अल्लाह ताला हमारी मदद करे, हमारे नौजवानों की मदद करे। अपना आप ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।